हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार। आज मैं आपके साथ जो यूपी पीसीएस का जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में, ठीक है। उस पेपर के जो जीएस का पार्ट है उसमें, है ना, उसको मैं डिस्कस करूँगा आज आपके साथ, ठीक है। जिसमें आपको जीएस का जो पार्ट क्वेश्चंस थे उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत जल्दी हम जो सिविल के क्वेश्चंस हैं उनको भी लेकर आएंगे आपके सामने। तो उससे पहले हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो यूपी पीसीएस का एई का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि अभी 23 जनवरी 2022 22 को ये कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में दो पेपर होंगे, जैसे कि पिछले साल जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें टू क्वेश्चन पेपर होंगे, दो क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में और दूसरा इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होगा, ठीक, जिसमें 125 क्वेश्चंस टोटल होंगे आपके, ठीक है। जिसमें से 125 में 25 क्वेश्चंस आपके जनरल हिंदी के होंगे, जनरल हिंदी के, ठीक है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन पेपर 1 के नाम से रहेगा, जिसमें आपका इस सब्जेक्ट में आपका जो पेपर क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जनरली स्ट्रक्चरल वाले एरिया से रहेंगे, जैसे आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, सोम हो गया, है ना। उन सारी सब्जेक्ट से इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि है आपका 375 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, पेपर 1, ठीक है। और जिसमें कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी, ठीक है। और इसमें फिर हम बात करेंगे जो आपका सेकंड पेपर होगा इवनिंग में, है ना। इवनिंग में जो पेपर होगा उसमें भी 125 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज़ के, ठीक है। जनरल स्टडीज़ में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के भी देखने को मिले हैं हमें। और बाकी जो 100 क्वेश्चन हैं वो आपके सिविल इंजीनियरिंग 2 के रहेंगे। अब इसमें क्या आता है सिविल इंजीनियरिंग 2 में, इसमें आपका जो सॉइल मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, या हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, इन सब वाटर रिसोर्स है, इन सब से क्वेश्चंस आपको सेकेंड पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो आज की क्लास में है हम जो डिस्कस करेंगे, तो जो पेपर सेकंड था आपका, है ना, उसमें जो 25 जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है जीएस जो आपका पेपर 2 था, है ना। ये किसका पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का, पीएससी का ए 2019 में जो एडवर्टाइजमेंट आया था और इसका एग्ज़ाम हुआ था 2020 दिसंबर में, ठीक है। वो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको स्टेट दिया हुआ है और हाईएस्ट पीक कित दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका एक टेबल दिया है, आपको मैच करना है ना। तो देखिए, इस तरीके का जो एक मैंने कई एग्जाम्स में देखा है कि जहाँ पर ये हाईएस्ट पीक वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वहाँ पर ये गुरु शिखर वाला ऑप्शन जनरली 90% क्वेश्चंस में आपको ये गुरु शिखर ऑप्शन जरूर मिलेगा। तो देखिए, गुरु शिखर कहाँ से रिलेटेड है, राजस्थान से। ये अरावली रेंज की एक पहाड़ी है राजस्थान में, तो वहाँ का एक जो हाईएस्ट पीक है वो है, उसका नाम है गुरु शिखर। तो आपको अगर जो ये याद है, राजस्थान में जो हाईएस्ट पीक है वो गुरु शिखर है, तो आप पूरे क्वेश्चन को इजीली आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर जो सॉर्ट आउट नहीं भी होता है तो आप 50-50 वाले ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं इजीली। तो इस वाले पॉइंट को तो जरूर याद रखिए, गुरु शिखर कहाँ का है, राजस्थान का, ठीक है। फिर चलिए बात करते हैं। तो देखिए, गुरु शिखर राजस्थान मतलब बी का ऑप्शन है 3। देखिए, बी का ऑप्शन 3 कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये सिर्फ ये जो आपका सी ऑप्शन है, इसी में आपका एक पॉइंट बन रहा है जिसमें बी आपका 3 के साथ मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर तो आपका यही हो गया, ठीक है। अब बाकियों को भी देख लेते हैं। देखिए, हमें ज़्यादा देखना ही नहीं पड़ा, डायरेक्टली क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया इस क्वेश्चन का। तो चलिए, तमिलनाडु क्या है आपका,
तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेटा, ठीक है। फिर नागालैंड, नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका ये है आपका सारमती, सारामती, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, ठीक है। देखिए करेक्टली मैच हो गया, तो ये है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है लियोपोल्ड मैट्रिक्स ये किस चीज से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड, ठीक है। जो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, उनको जो एनालिसिस करते हैं उस मेथड के लिए यूज किया जाता है लियोपोल्ड मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर। और ये मेथड जो है वो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में, ठीक है। और ये जो आपका है वेदर फॉरकास्टिंग है ना, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है परसिस्टेंस क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। कभी अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि वेदर फॉरकास्ट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो परसिस्टेंट क्लाइमेटोलॉजी मेथड आपका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये इन्वायरमेंटल लॉ, इसके अंदर कई सारे आपके लॉज इंक्लूडेड हैं जो आपकी 1971 में आए थे। उसके बाद भी मॉडिफिकेशन होते चले आए, जिसमें हम एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, हर तरीके के पोल्यूशन के बारे में जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या कह रहा है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है पार्लियामेंट की, ठीक है, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांजैक्टिंग अ लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रेस्क्राइब्ड ओवर, ठीक है। अब देखिए हिंदी में अब देख लेते हैं, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ज्वाइंट सिटिंग की जो चेयरपर्सन है, ज्वाइंट सिटिंग जो होती है पार्लियामेंट की, उसकी जो चेयरपर्सन है वो कौन होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेसिडेंट नहीं होता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं बट कॉल कर सकते हैं, बट वो आपके अध्यक्ष नहीं होते हैं ना, उसकी सिटिंग करते हैं ज्वाइंट। ये आपको प्रेसिडेंट को पावर है कि वो आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता जो है वो करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर जो लोकसभा के स्पीकर नहीं अवेलेबल हैं, ठीक है, तो कौन करेगा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। अगर जो इफ इन केस वो भी नहीं अवेलेबल है, तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। स्पीकर ऑफ राज्यसभा इसकी चेयर नहीं करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि भाई मतलब मान लीजिए कि डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा नहीं है, तो आप सोचे कि भाई स्पीकर ऑफ राज्यसभा कर ले, नहीं। स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, या चेयरपर्सन जो है आपके वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी आपकी चेयर नहीं करते ज्वाइंट सिटिंग को, क्लियर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये किसके तहत डिफाइन किया गया है, कहाँ डिफाइन किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान में बताया गया है कि जो है आपका जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो क्या क्या हो सकता है, कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना बैठा हो जिससे कोई उसको इनकम हो रही हो, है ना। कि मतलब देखिए आपको जैसे प्रेसिडेंट बनना है, बनेगा कोई व्यक्ति, है ना, तो प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कोई दूसरी पोस्ट नहीं ले सकता जिससे वो क्या है उसको इनकम मिल रही हो, ठीक है। और इस चीज़ के लिए एक एक्ट आया बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये आया था 1951 में। इस एक्ट के तहत ये चीज़ें बताई गई कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। चलिए
तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ। देखिए किसी भी जो एमपी है, कोई भी एमपी है आपका, उसको अगर जो डिस्क्वालीफाई करना है या उसको एमपी के पद से हटाना है, तो उसके लिए जो प्रेसिडेंट है, तो इसकी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसका ओपिनियन लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन है, ठीक है, राय लेते हैं, ठीक है। एक इंक्वायरी गठित की जाती है, जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो एलिगेशन लगे हैं उस पर्टिकुलर एमपी पर, ठीक, उसकी वो इंक्वायरी करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रेसिडेंट जो है निर्णय लेते हैं, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक। और अटॉर्नी जनरल तो आपका अलग हो गया है ना, और फिर सीजीआई आपका, ये भी इससे इनसे भी कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन की बात है। भाई देखिए क्वालिफिकेशन किसने दिया? एमपी बनाने में जो प्रोसेस रहा, उसमें जो रोल रहा है वो इलेक्शन कमीशन का रहा है, हालांकि इन लोगों का, ठीक है। तो इसके साथ में कुछ और क्वेश्चन पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो आज की डेट में कौन है? सुशील चंद्र आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं प्रेजेंट टाइम में। और इनके साथ में दो कमिश्नर्स हैं हमारे, जो जिनका एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे, जो अभी अभी बने हैं कुछ टाइम पहले ही, और दूसरे हैं आपके राजीव कुमार, ठीक है। ये दोनों क्या है? इलेक्शन कमिश्नर, और ये आपके चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, पूछा है कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन की सीड होती है, जो जो जिसकी दाल भी बनती है, तेल भी बनता है ना, सोयाबीन की बीन्स की, ठीक है। तो उसमें कितना प्रोटीन और कितना ऑयल होता है, ये एक रेशियो पूछा है, ठीक है। ये तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें 40% प्रोटीन होता है और 20% आपका ऑयल रहता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एज पर द रिजल्ट ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर 20 अगस्त 2020 को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सा रहा है, ठीक है, इस सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद, उसके बाद फिर आपका वाराणसी, ठीक है, ये आपका क्या रहे हैं? क्लीनेस्ट सिटी रहे हैं इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। बट हम ऑल इंडिया की बात करें तो पूरे देश में कौन सा सिटी जो है सबसे ज़्यादा क्लीन है? वो है इंदौर, एमपी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर 2020 को, ठीक है। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कितने टीचर्स को नेशनल अवार्ड मिला उत्तर प्रदेश से। देखिए ये क्वेश्चन जो है इस एग्जाम में तो आया ही, साथ में यूपी के करीब 3 एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो है, जो टीचर्स की संख्या थी वो थी आपकी 3 टीचर्स को नेशनल अवार्ड दिया गया था। तो उनके नाम आप देख लीजिए, कई बार हो सकता है कि दोबारा किसी एग्ज़ाम में आपको टकरा जाए। तो पहले थे मोहम्मद इशरत अली, ठीक है, ये कहाँ से हैं? मैनपुरी से, ठीक है। और दूसरे थे आपके उनका नाम था स्नेहल पांडे, ठीक है, ये हैं उन्नाव से, ठीक। और तीसरे थे आपके विकास कुमार, ये हैं आपके मुजफ्फरनगर से, ठीक है। तो ये 3 टीचर थे जिनको नेशनल अवार्ड दिया गया टीचर्स डे पर 2020 में, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं पोषण माह वॉज सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जो पोषण माह है ना, पोषण माह मतलब एक जो गरीब लोग हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं,
ठीक है, और जो एडोलसेंट गर्ल्स है उनको क्या एक प्रॉपर डाइट मिले ताकि उनका जो शारीरिक विकास है, ठीक है, वो प्रॉपरली रहे, कोई माल न्यूट्रिशन की शिकायत ना हो, बच्चों का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो इसलिए ये माह मनाया गया और ये मनाया जाता है आपका सितंबर मंथ में, ठीक है। ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में टेक्स्ट बुक दी हुई है और उनके राइटर्स के बारे में पूछा गया है। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा इसे, है ना। तो देखिए जो सबसे पहली बुक है आपकी, ठीक है, उसका नाम है कीर्तार अर्जुनियम, ठीक है, कीर्तार अर्जुनियम, ठीक। इसके जो राइटर हैं आपके वो हैं आपके भारवी, ठीक है, भारवी। और फिर है दश कुमार चरित्रम, इस बुक के जो राइटर हैं, इसके जो राइटर हैं आपके ये हैं दांडी। और जो बुद्ध चरित्रम के जो राइटर हैं वो है अश्वघोष। और विक्रमोश विक्रमोशियम के जो राइटर हैं वो कौन है, कालिदास। तो देखिए ए का क्या हो गया, 3 नंबर, ए का 3 कहाँ है आपके, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, कट गए। फिर ए के 3 और बी के साथ क्या जा रहा है आपका 1, बी के साथ 1, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर। देखिए फिर जो है आपका ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में पूछा है कि अ लार्ज टैंक नियर महोबा टेम्पल एट अजयगढ़ महोबा एंड द सिटी ऑफ राजवंशी वर बिल्ट बाय चंदेल किंग, ठीक है। तो ये कहाँ पर बना है, ये बना है आपका राहिल, ठीक है। इसका जो स्टैटिक क्वेश्चन है तो ये बना हुआ है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट ऑफ कल्टीवेटर enjoyed on his own लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर होता था, है ना। जो मुगल पीरियड था, जैसे कोई किसान है तो उसको अपनी जो लैंड है उसका, उस पर कौन सा अधिकार उसको रहता था, दिया हुआ था, ठीक है। तो मुगल पीरियड में जो किसान है, ठीक, उसको सिर्फ वहां पर भूमि पर रहन रखने का अधिकार था, मॉर्टेज का अधिकार था, ओनली राइट टू मॉर्टेज, ठीक है। हिंदी में देखिए केवल भूमि में रहन रखने का अधिकार था, ठीक है। ना ही उसे बेच सकता था, ना खरीद सकता था, ना गिफ्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये सब नहीं कर सकता था, सिर्फ वो रहन कर सकता था, ठीक है। चलिए फिर देखिए ये भी एक आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, ट्राइब्स से रिलेटेड है। ये ट्राइब्स के नाम है और ये आपका स्टेट है कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में मिलती है, पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहली ट्राइब है थारू ट्राइब। थारू ट्राइब जो है आपकी वो उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए आपको एक ट्राइब पता है थारू, ए का 3, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर मिल गया है। मतलब आपको अगर जो चारों में से चारों नहीं भी पता है, 1 या 2 पता है, तो उससे भी आप अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो बी का टोडास, टोडास जो है वो आपके तमिलनाडु की ट्राइब है, ठीक है। और संथाल जो है, संथाल आपकी झारखंड की ट्राइब है। और गोंड जो है वो एमपी की ट्राइब है, ठीक है। तो इन ट्राइब्स को जरूर ध्यान रखिए क्योंकि घुमा फिरा के इन्हीं ट्राइब्स को जनरली पूछा जाता है। जो इस तरीके के जो मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए देखिए अभी इस क्वेश्चन में भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, ये क्या है आपकी माउंटेन्स है, ये है आपकी माउंटेन्स, माउंटेन्स दी हुई है और ये किन स्टेट्स में देखने को मिलती है ना, ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले जो माउंटेन रेंज है या पीक है जो, यह है आपकी नोक्रेक, ठीक है। नोक्रेक, नोक्रेक जो है आपकी ये मिलती है देखने को मेघालय में, ठीक है। नोक्रेक आपको देखने को मिलेगी मेघालय में। फिर ये है अगस्थामलाई, ठीक है। अगस्थामलाई आपको देखने को मिलती है कहाँ, केरला में। और फिर नंदा देवी उत्तराखंड में। और दिहांग दियांग आपका अरुणाचल प्रदेश में। देखिए बाकी हो सकता है मे भी पॉसिबल कि आपको केरला की या मेघालय की हाई स्पीक ना पता हो, बट नंदा देवी जैसे ही नाम आया आपको क्या है, सीधा आपको दिख जाएगा उत्तराखंड। तो मतलब सी का 1। अब देखिए
ये ऑप्शन है आपका सी का 1 वाले, एक ये ऑप्शन है, एक ये है, तो मतलब आपका डी ऑप्शन और ऑप्शन नंबर बी कैंसल आउट हो जाता है। तो आपका क्या हो गया, 50% काम हो गया, है ना। जैसे कि बीसी खेलते हैं ना, तो 50-50, तो आपका 50 तो कट गया। अब इन दोनों में से आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टेट गेट शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। देखिए स्टेट को जो है, राज्य को जो शेयर है रेवेन्यू का, वो कहाँ से मिलता है, इनकम टैक्स से मिलता है? नहीं। देखिए ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्साइज टैक्स से मिलता है, ठीक है। एक्साइज टैक्स क्या होती है, जो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो आपका सामान बनता है उस पर जो टैक्स लगता है, स्टेट लगाता है, उससे क्या है, स्टेट को इनकम मिलती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनकम उसी से मिलती है, ठीक है। और जो इनकम टैक्स है ये तो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है जनरली, ठीक है। इससे बहुत एक रेशियो जो है मतलब टैक्स का काफ़ी कम रहता है, ठीक है। जो रेवेन्यू है, मेन खजाना जो सरकार का बढ़ता है वो एक्साइज टैक्स से भरता है, ठीक है। और जो कस्टम रेवेन्यू है, कस्टम रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर से है, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो आपका सामान आता है जाता है, ठीक है, उस पर जो टैक्स मिलेगा सरकार को या राज्यों को, बेसिकली इसमें क्या इंटरनेशनल बॉर्डर में किसका शेयर हो गया, केंद्र सरकार का, है ना। तो वो होता है आपका कस्टम रेवेन्यू। और जो आपका स्टेट को टैक्स मिलेगा, जो मैक्सिमम आपको इनकम देगा स्टेट को, वो होगा एक्साइज टैक्स, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल आर्गूमेंट। जो इंटरनेशनल आर्गूमेंट है उससे रिलेटेड अगर जो कोई लॉ बनाना है पार्लियामेंट को, तो वो कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करेगा। देखिए ये जितने भी आर्टिकल्स हैं 249, 52, 250, 253, ये सारे पार्लियामेंट के राइट्स है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल नंबर 253, ठीक है। तो यही क्या है, उसको पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे लॉज बना सके, ठीक है। चलिए चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है उसको कौन अपॉइंट करेगा भाई। देखो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने का काम किसका है, इसको अपॉइंट करेंगे, चाहे एक्टिंग हो, एडॉक आपके जज हो, ठीक है, या आपके परमानेंट सीजीआई हो, कोई से भी जज हो, उनको अपॉइंट करने का जो अधिकार है, राइट है, वो प्रेसिडेंट के पास है। और ये इनके पास आर्टिकल 126 के तहत इनको अधिकार है कि ये जो आपके एक्टिंग सीजीआई हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका सीजीआई है इनका जो आर्टिकल है 124 है, ठीक है, अपॉइंट करने का। तो अभी के जो हमारे सीजीआई हैं करंट टाइम में वो कौन है, एनवी रमन्ना, रमन्ना जो है आपके करंट टाइम पे सीजीआई है। और हमारे जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद, कोविंद, ठीक है। क्लियर। और जो हमारे ये सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कौन से नंबर के आई हैं, 48 नंबर के सीजीआई हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से नंबर के सीजीआई जो है प्रेजेंट टाइम पे चल रहे हैं, या इनसे पहले जो रहे वो कौन से नंबर के रहे हैं। तो आपको प्रेजेंट पता होगा 48 नंबर के एनवी बनना है, तो आप पिछले वालों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा खरीफ की क्रॉप नहीं है। अब देखिए खरीफ और रबी दो फसलें होती हैं। तो जो खरीफ की क्रॉप होती है वो अप्रैल से मई के बीच के जो ड्यूरेशन होता है वो खरीफ क्रॉप कहलाती है आपकी, ठीक है। और दूसरी होती है रबी, रबी की क्रॉप। तो रबी की क्रॉप जो होती है वो होती है सितंबर अक्टूबर के आसपास की, ठीक है। तो जो इस ड्यूरेशन में जो इनका रहेगा आपका, ठीक है, तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए खरीफ में आपकी जो क्रॉप्स आती हैं वो आती हैं जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, ठीक है, जो सोरगम है, पर्ल्स है, मिलेट है, बाजरा है, रागी, अरहर, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ठीक है। तो ये सब क्या है, इस टाइम पर ये सो की जाती है, बोई जाती है, ठीक है। अब देखिए सोयाबीन आपका खरीफ में आ गया, कॉटन आ गया, पिजन पी, ठीक है, पिजन पी मतलब मटर वगैरह है ना, और लिंटन, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये पल्स क्रॉप है। पल्स क्रॉप कब आती है, पल्स क्रॉप जो है बेसिकली आपकी रबी की क्रॉप है, ठीक।
तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी, लिंटेल। क्लियर? चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज मस्टर्ड मग। ठीक है, मक्का सरसों मूंग की फसल चक्र संघात है। ठीक है, मतलब कि जो रोटेशन है उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो रोटेशन इंटेंसिटी है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन सेम फील्ड इन वन एग्रीकल्चर ईयर, है ना। मतलब मान लीजिए आपके ये 12 महीने हैं, ठीक है, इस तरीके से 12 महीने को पूरा डिवाइड किया, तो इस महीने में आपने मेज़ बोया, फिर इस महीने में आपने मस्टर्ड बोया, फिर इस महीने में मूंग बोया, है ना। तो ये जो एक ईयर ऑफ एग्रीकल्चर है ना, जो चल रहा है आपका रबी टू रबी या खरीफ टू खरीफ, है ना, तो उस ड्यूरेशन को इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 300%। क्लियर? चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है 5 स्टार विलेज स्कीम, जो स्टार्ट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 सितंबर में। वो किस चीज़ से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेटेड है पोस्टल सर्विस स्कीम से, 5 स्टार विलेज स्कीम। ठीक है भाई, देखिए इस स्कीम में क्या हुआ कि, ठीक है, इस स्कीम में जो बेसिकली जो विलेजेस हैं उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको बेटर तरीके से उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये स्कीम है। तो ये बेसिकली करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पी। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो who won the US Open 2020 men's tennis single title on 14 सितंबर 2020। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डोमिनिक थिएम। ठीक है, डोमिनिक थिएम जो है इन्होंने यूएस ओपन 2020 का मेंस टाइटल जीता है सिंगल का। ठीक है, और ये देखिए बाकी सारे नाम क्या है, टेनिस, ये आपके टेनिस प्लेयर ही हैं सारे, बट अलग अलग कंट्रीज के। ये कहाँ से थे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और ये आपके जो एलेक्स जेवर जेरेव, एलेक्स जेरेव, ये आपके जर्मनी के टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और डी मेदवेव, मेदवेव, ठीक है, ये आपके रशिया से हैं, रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। और पीसी बस्ता, ठीक है, ये आपके स्पेनिश टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम देख लीजिए, हो सकता है। बट हाँ देखिए, अभी हमने देखा इस पेपर में कि कई सारे जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, हमें कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो करंट अफेयर भी जब आपका एग्जाम है 23 को, है ना, तो उससे एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 मंथ की जो करंट अफेयर है उसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उन सब की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। खासतौर पे अभी जैसे टोक्यो ओलंपिक हुआ, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए एंशियंट नेम ऑफ सिटीज़, जो शहर है उनके पुराने नाम दिए हुए हैं, और ये मॉडर्न नेम है, जैसे सारनाथ है, संदौर है, तलकड़ है, कन्नौज है ना। तो आपको चेक करना, बताना है कि कौन सा एंशियंट नाम नहीं है। तो देखिए सारनाथ का जो एंशियंट नेम है वो इस्पतन है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर मंदसौर जो है आपका, मंदसौर का जो एंशियंट नेम है वो दशपुर है, बिल्कुल सही। बट देखिए ये तलकाड़ जो है आपका, तलकाड़ जो मॉडर्न नेम है आज का, बनवासी नहीं है। ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम था ये था वन वन वनावासिका नाम था इसका, ना कि बनवासी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और जो डी है महोदय, ये कन्नौज का पुराना नाम है। ठीक है, और तलकड़ का जो शहर है इसका जो पुराना नाम है, ठीक है, वो था राजापुरा, राजापुरा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, जो खेती के योग्य जो साइट्स है, ये हम देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये आ गया आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ये क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए अर्ली फार्मिंग की जो साइट है वो कौन सी है इसमें। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम पहले देख लेते हैं, वो है ऑप्शन सी चिरांद।
चिरांद जो है आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए मेहरगढ़ आपकी जो साइट है ये क्या है, नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है आपकी, ठीक है। और मेहरगढ़ जो कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ है आपका, पाकिस्तान के जो पीओके का इलाका है उस तरफ, ठीक है। और फिर ये जो है आपका टी नासिरपुर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये शहर है आपका मैसूर शहर, मैसूर का में आपको ये जगह देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर आपका जो ये है लहुरा देवा, लहुरा देवा ये जो है आपका, ये कहाँ है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, कबीर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर कहाँ है, यूपी में, ठीक है। तो वहाँ की एक साइट है, ठीक। तो जो अर्ली फार्मिंग के जो साइट्स है वो जो नदी के किनारे है वो आपका चिरांद है, क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गया गया, द ऑथर ऑफ दास्ताने मजहबी विच डिस्कस द दीन इलाही ऑफ अकबर, ठीक है। ये ऑथर थे, ठीक है, दास्ताने मजहबी, इन्होंने एक डिस्कस किया दीन इलाही, अकबर की एक बुक लिखी। तो वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी आपकी मोहसिन फानी ने, फानी के द्वारा, मोहसिन फानी, ना कि बारौनी। यहाँ पे जो ऑप्शन लगा रखा है बच्चे ने किसी ने, तो ये ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है मोहसिन फानी, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन सेटअप ऑन 6 सितंबर 47, ठीक है। आज़ादी के बाद जो ये मिनिस्ट्री रिहेबिलिटेशन की स्टैब्लिश की गई थी, उसके जो मिनिस्टर थे वो कौन थे, ठीक है। तो भी देखिए यहाँ पर जो इसके करेक्ट आंसर है वो है आपका केसी निगोई। केसी निगोई जो है वो आपके रिहेबिलिटेशन के मिनिस्टर थे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं आपके, तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे आपके, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कॉमन वेल्थ मिनिस्ट्री भी थी इनके पास थी, साइंटिफिक रिसर्च का जो डिपार्टमेंट था वो भी इन्हीं के पास था, ठीक है। और जो सरदार पटेल हैं ये आपके क्या थे, होम मिनिस्टर थे आपके, ठीक है। और इन्हीं के साथ में आपके जो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी होम मिनिस्ट्री का पद उनके पास भी था, ठीक है। ये एसपी मुखर्जी है ना, एसपी मुखर्जी। और इनके पास क्या था, ये इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई, इंडस्ट्री और सप्लाई का जो मंत्रालय है वो इनके पास था, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया केसी निगोई, ठीक है। तो ये थे हमारे अभी तक के, तो अभी तक हमने जो ये 1 to 25 MCQs किए हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर था यूपी पीसीएस का, एई का सिविल, ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपके साथ बहुत जल्द ही डिस्कस करेंगे रुपेश सर, ठीक है। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोज़ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लाते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।